अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब ठीक होंगे। सो दिस इज़ अवर फोर्थ डे ऑफ वर्कशॉप, जिसमें हम अपने इस एप्लीकेशन का एक वाइटल रोल जो है, एक वाइटल पार्ट जो है, थर्ड पार्ट, वो कंप्लीट करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द कोडिंग प्रॉब्लम्स। सो मैम फिज़ा एंड सर खज़र अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। और बेसिकली 2023 के सक्सेसफुल सेक्शन लीडर हैं, जो हमें गाइड करेंगे कि कोडिंग प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। सो सर खज़र, वी कैन स्टार्ट आवर वर्कशॉप। सर खज़र, आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम ओके। वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? जी सर। मैं स्क्रीन मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी सर। अच्छा। हम जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे ये फिल कैरल वाली, तो ये हमारा इसका लास्ट पार्ट रह गया था कि हमने ये देखा था इसमें कि हम सिर्फ इस 5x5 के वर्ल्ड को फिल नहीं करना। हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एक ऐसे जेनेरिक कोड लिखना है जो किसी भी वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेबल हो, यानी कि हर वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हो। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को प्रॉब्लम के बारे में कुछ समझ में आई हो? सर क्लियर है, लेकिन आपकी ना वॉइस थोड़ी सी दूर से आ रही है, लाइक माइक आपका दूर है शायद। सॉरी सॉरी, एक मिनट। अब मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? जी कुछ सर। बेहतर हो? अच्छा, जी तो जी। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि हम प्रॉब्लम को एक जेनेरिक बनाएंगे, कि हम ऐसा कोड बनाएं कि जो हर वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पे 5x5 का वर्ल्ड दिया हुआ है। जो हमने लास्ट टाइम कोड देखा था वो सिर्फ 5x5 के वर्ल्ड के लिए था, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसा कोड हो जो हर वर्ल्ड के अंदर चल सकता हो, हर वर्ल्ड के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जैसे यहाँ पे 2x2 का दिया हुआ है, 3x4 का और 5x5 का। तो आज हम ऐसा एक जेनेरिक कोड बनाएंगे जो हर वर्ल्ड के अंदर चल सकता। उसमें हमने सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट ये देखी थी कि हमने हर दफ़ा एक रो को फिल करना है, और उसके बाद हमने नेक्स्ट रो पे चले जाना है। अगर वो कोई रो एग्जिस्ट करती है, अगर कोई उसके नेक्स्ट रो एग्जिस्ट करती है, तो हम उस नेक्स्ट रो पे चले जाएंगे। ये हमने फंक्शन बनाया था फिल रो के नाम से, जो एक पूरी रो को फिल करता है। और ये सेकंड फंक्शन है हमारे पास मूव बैक का, जिससे हम लास्ट पॉइंट जहाँ पे हम बी पर आखिरी रखते हैं वहां से हम बैक मूव करते हैं। और एक है टर्न राइट का, इसमें हम राइट मूव करते हैं। तो हम स्टार्ट करें अपना कोड? सर मैंने थोड़ा सा एक कोड किया था इसी के एलिमेंट ना, जी जी। तो उसमें एक चीज पूछनी थी आपसे। मैं जी जी, स्क्रीन शेयर पूछिए। करूं अपनी? कर सकते हैं आप कोड। उसमें प्रॉब्लम वैसे डिस्कस कर लेते हैं हम। जी सर, वो यानी बन गया है, लाइक मुझे वो उस चीज को हैंडल करना है कि मेन फंक्शन में हमने उसको लाइक इनफाइनाइट टाइम चलाना है, तो वाइल लूप लगाएंगे, क्या करेंगे यानी? इसमें कुछ और भी बिल्ट इन फंक्शंस है ना इसमें? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो अच्छा, ऐसा करते हैं कि अभी सब अवेलेबल हैं, तो हम ये पहले इसका फाइनल सोल्यूशन शेयर कर लें, तो अब जी साथ सर, ही फिर आपका भी डिस्कस कर लेंगे सोल्यूशन। ये ठीक हो गया बेहतर है। सर। जी जी। चलो। अच्छा, अब हमने ये तो बना लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब हमें आइडिया नहीं है कि हमने, जैसे हमने पहले डिस्कस किया ना कि हम 5 दफा फॉर लूप चलाएंगे। अगर इस सिनेरियो में तो हमें 5 दफा लूप चलानी पड़ रही है। अगर हमारा 3x4 का है तो यहाँ पे हमें 3 दफा लूप चलानी पड़ी है, तो यानी कि हमारी फॉर लूप यहाँ पे फेल हो जाएगी। वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे ना सूटेबल है वो। तो इसलिए अब हम एक ऐसा सिनेरियो बिल्ड करते हैं कि जो हमारे तीनों वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेबल हो सके, या किसी भी वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेबल हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपनी रो को फिल करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो को हमने अपनी फिल कर लिया। जब हमने फर्स्ट रो फिल किया, यानी कि हम ये लास्ट पोजीशन तक आ गए हैं, बी पर हमने यहाँ तक लास्ट तक रख दिया। ये देखा, ये हमने लास्ट तक अपने बी पर रख लिया। अब इसके बाद हमने मूव बैक करना है। यहाँ पे हमने मूव बैक के नाम से फंक्शन बनाया हुआ है।
मूव हमने बैक करना है। अब इसको भी जल्दी से साथ ही रन कर लेते हैं। अब देखें, जैसे हमने मूव बैक किया ना, जिस इनिशियल पोजीशन से हमने स्टार्ट किया, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, इनिशियल पोजीशन हमारी उसने दोबारा अटेन कर ली है। एक दफा वो पूरी रो को फिल किया है, बैक आया और दोबारा से उसने अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज कर लिया। क्लियर हो गया यहाँ से? सबको क्लियर हुआ? यस अच्छा, सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम टर्न लेफ्ट करेंगे, यानी कि हम अपनी साइड अप वाली साइड पे करेंगे, अपना फेस अप साइड पे करेंगे। ये जल्दी से हम करेंगे। अब हमने फेस अप साइड पे कर लिया। समझ आ गई है? अच्छा, अब जैसे हमारे पास, अब यहाँ पे तो हमें पता लग रहा है ना कि हमारे पास ऊपर जगह एम्प्टी है, यानी कि ऊपर वाली साइड पे हमारे पास एक रो ऊपर भी एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे तो हमें देखने से पता लग रहा है। अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास सिर्फ उसने एक 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 4 का ही दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही रो एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि हमने ऊपर जाना है या नहीं जाना? सर वो इस फ्रंट क्लियर वाला था हमारे पास एक। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि ऊपर हम तब मूव करें कि जब हमारा फ्रंट क्लियर हो। यानी कि हम यहाँ अब इस पोजीशन पे हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा कर्सर है, कि मेरा फ्रंट क्लियर है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इफ फ्रंट इज क्लियर, तो अब मैं ऊपर की साइड पे मूव करूंगा। अब क्योंकि मैंने नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर मूव भी करना है ना, अब मेरा फ्रंट क्लियर है। अगर मेरा फ्रंट क्लियर है तभी मैं मूव करूंगा ना। जी सर। तो हाँ, अब मैंने अपना मूव कर लिया, इसमें इसको मैं रन कर लेता हूँ ताकि सबको आइडिया हो। यानी कि अब यहाँ पे मेरे पास फ्रंट मेरा क्लियर था, इस वजह से इसने फ्रंट साइड पे दोबारा मूव कर लिया। क्लियर हो गया? अब फ्रंट साइड पे जब उसने मूव कर लिया है, अब उसको दोबारा अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि उसको राइट टर्न मूव करना पड़ेगा, यानी कि उसको 3 दफा लेफ्ट मूव करेगा तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगा रो को फिल करने के लिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हमने यहाँ पे टर्न राइट नहीं किया, क्योंकि इसका फेस अप साइड पे है। अब हमने इसको रो वाइज इसका साउथ वाली साइड पे शिफ्ट करना चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगर किसी को कोई चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही। सर फ्रंट इन क्लियर ये बिल्ट इन फंक्शन है। हाँ हाँ, ये बिल्ट इन फंक्शन है। ये यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। ये सब बिल्ट इन फंक्शन दिए हुए हैं। फ्रंट इज क्लियर, बी पर प्रेजेंट, लेफ्ट इज क्लियर, राइट इज क्लियर। ये सब बिल्ट इन फंक्शन है। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट रो के अंदर दोबारा से इनिशियल पोजीशन के ऊपर वो आ चुका है यहाँ पे। अच्छा, अब दोबारा से ही हमारा वही काम शुरू हो चुका है, फिल रो वाला, मूव बैक वाला। ये वाले दो फंक्शन हमारा दोबारा से यूज होने पड़े। तो अब हम क्या करेंगे ताकि हम इस कोड की रेपिटेशन से बच सकें? कोई हेल्प करेगा मेरी? जी सर, हम वाइल लूप लगा सकते हैं। हाँ, उसमें वाइल लिख लूप लगा सकते हैं सकते कि हैं। यानी इफ फ्रंट इज क्लियर, इस तरह कुछ लगा के उसके अंदर ये कॉल कर सकते हैं दोनों। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल एक बड़ी बेहतर होगा। अच्छा, इसको मैं जल्दी से रन कर लेता हूँ इसमें। अब देखें दोबारा क्या हुआ इस केस के अंदर। अब हमारा क्योंकि कोड था ना कि दोबारा से मूव बैक करेगा और फिर टर्न लेफ्ट करेगा और ऊपर वाली साइड पे चेक करेगा इफ फ्रंट इज क्लियर। अब यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई हुई थी कि इफ फ्रंट इज क्लियर, यानी कि अब इस सिनेरियो के अंदर तो हमारे ऊपर कोई रो एग्जिस्ट नहीं करती, तो यानी कि उसने फ्रंट वाली फेस पे चेक अपना टर्न लेफ्ट किया
और फ्रंट इज क्लियर चेक किया, तो यहाँ पे लास्ट सिचुएशन, लास्ट जो जब लास्ट रो में था तो उसको रिटर्न आया कि नहीं अब कंडीशन फॉल्स है। तो अब हमारा टास्क क्या है कि हम इसको दोबारा, अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि अब हर हर सिनेरियो में हम ऊपर जाके हम इस पोजीशन पे चेक करते हैं ना कि हमारे ऊपर एम्प्टी है या ऊपर कोई रो एग्जिस्ट करती है या नहीं, ताकि हम ऊपर मूव कर सकें। अगर एग्जिस्ट करती है तो हम ऊपर मूव कर लें, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हम यहीं पे स्टॉप कर जाएं। तो यहाँ पे अब मुझे कोई हेल्प करेगा कि आगे क्या करना चाहिए हमें? सर अब मैं फिर एक दफा टर्न राइट करके और फिर इसको एक दफा मूव करवाना चाहिए जस्ट। हाँ, मूव थोड़ा मजीद हेल्प कर देंगे किस साइड पे मूव करवाना चाहिए? सर पहले इसको टर्न राइट करेंगे ना, लूप से इधर से जी, एल्स एल्स अच्छा, में कह एल्स दें लगा कि देते हैं। जी, अच्छा, इसको एक दफा मैं टर्न राइट कर देता टर्न राइट एंड देन मूव वन वन टाइम सिर्फ करेंगे इसको। हूँ। अच्छा, मूव वन टाइम करेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास ना, क्योंकि अब एक मिनट, इसको मैं टर्न राइट करके देखता हूँ। जी मुझे लगता है मैं जल्दी से रन कर दिया शायद। अब हमारा यहाँ पे ये दोबारा से लूप स्टार्ट हो गई है। सर, इसको आप वो कर सकते हैं ना, पिक बीपर करके और फिर पुट बीपर कर सकते हैं इस तरह कुछ। हाँ हाँ, ये एक्चुअली नहीं, मैंने इसको भी यहाँ। वाइल से अच्छा बाहर अच्छा, निकाल के लिख दें इस लाइन को, एल्स पार्ट को। हाँ हाँ, ये भी है। नहीं अच्छा सर, फिर वो अच्छा। वाइल हाँ से हाँ बाहर रखेंगे तो वो फिर जस्ट एक एक स्टेप मूव करेगा, ना कि चार पांच स्टेप्स। हाँ, तो अच्छा उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। अच्छा, एक तो वो हो सकता है ना कि हम अच्छा उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम दोबारा एक अंदर वाइल लूप लगा लें। जी सर। लाइक ये है ना कि अब मेरे पास इस इनिशियल पोजीशन के ऊपर आके रुक चुका है। अब क्योंकि मेरा टास्क तो ये है कि इसको लास्ट तक लेके आऊं, ना कि इसको एक दफा मूव करूं दो तक। मैंने बताया ना कि अब जैसे अब यहाँ पे अगर 3x4 का वर्ल्ड है, तो अगर यहाँ पे जब लास्ट पोजीशन के ऊपर आ जाएगा तो अब मुझे यहाँ पे मजीद 3 मूवमेंट की जरूरत है। अब अगर 2x2 के वर्ल्ड में आ जाता है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे एक मूवमेंट की जरूरत है। मैं तो एक कोशिश करता हूँ कि जेनेरिक चीज बनाऊं कि वहाँ असल में हमने जाना तो लास्ट तक ही है ना। अगर हम अपने प्रॉब्लम में देखते हैं तो वो हमें कहता है ना कि आपने लास्ट पोजीशन के ऊपर जाना है, यानी कि बिल्कुल आखिरी पोजीशन पे जो कॉर्नर है ना वर्ल्ड की, वहां पे पहुंचना है। ऐसा ही है। जी सर। तो अच्छा, ये सिंपल मूव लगा के देख लेते हैं, शायद ये चल पड़े। इसको ट्राई कर लेते हैं। एक मिनट। अभी यहाँ से गौर से देखें, ये दोबारा इसने चेक किया, फ्रंट इसका क्लियर था। यहाँ पे हमारा वही उसी लास्ट पोजीशन के ऊपर आ गया। देखा? अच्छा, इसको यहाँ से अब एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये देखें, ए, यहाँ पे मतलब वो ना बैक आ रहा है, यानी कि फिल करके के चेक करने के लिए मेरे ऊपर कोई रो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। जब वो आहिस्ता आहिस्ता फिल आया, उसने अपनी पोजीशन को दोबारा इनिशियल किया। अब वो दोबारा अपसाइड के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे इफ फ्रंट इज, ये देख रहे हैं, इफ फ्रंट इज क्लियर। अब यहाँ पे इसका फ्रंट क्लियर नहीं है इस सिचुएशन के अंदर, यानी कि इसके ऊपर कोई रो एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमारी लास्ट रो है। तो क्या करेगा, हमने सर हमारी इफ पोजीशन। जी जी, पूछो। सर यहाँ पे ये आपने कंडीशन लगाई है फ्रंट इज क्लियर और मूव करवाया है, इसके हाँ नीचे जो हाँ। टर्न राइट कर रहे हैं अगर यहाँ पर भी हम कंडीशन लगा दे कि अगर फ्रंट क्लियर है तो तब टर्न राइट करे तो शायद हो जाएगा। वैसे मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है एक डिफरेंट वे में। अच्छा अच्छा, हाँ जो आप कह रही हैं वो भी पॉसिबल है। ये कोड है ना, लाइक हम इसको अपनी जैसे हमारा दिल चाहे हम इसको कर सकते हैं। ये तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे डिपेंड करता है ना। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा था कि अब हमारा इस सिचुएशन के अंदर फ्रंट क्लियर नहीं है, यानी कि हमें पता लग गया कि हम लास्ट रो में आ गए हैं। अब हमारा फ्रंट क्लियर नहीं है तो वो एल्स पार्ट के ऊपर आ गया।
एल्स पार्ट के ऊपर, क्योंकि अब इसका फेस अप साइड के ऊपर था तो हम इसको इसलिए यहाँ पे टर्न राइट कर रहे हैं। ये फर्स्ट है, ये अब इसको टर्न राइट करें। अब मैं आगे एक ऐसी कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दिया कि वाइल फ्रंट इज क्लियर तब तक मूव करता है, यानी कि मैंने क्योंकि अपनी रो के लास्ट पोजीशन पे पहुंचना है किसी भी जेनेरिक, अगर ये 3x4 का वर्ल्ड है तो मुझे सिर्फ 3 मूव करनी पड़ेगी, अगर 5x5 का वर्ल्ड है तो मुझे 5 मूव करनेंगे, अगर 2x2 का है तो 2 करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने एक सिंपल सा कोड लिख लिया कि वाइल फ्रंट इज क्लियर तो आप मूव करते रहें। अब मेरा फ्रंट क्लियर है, वो मूव कर रहा है, फ्रंट क्लियर है, मूव कर रहा है। अब यहाँ लास्ट पोजीशन के ऊपर आके अब उसके सामने वाल आ गई है तो इसलिए वहां पे ब्लॉक करके। सबको प्रॉब्लम समझ आ गई है? जी सर, आप समझ आ इसको गया। अपने यानी कि यस सर। ये जो फंक्शन है ना, आप इनको किसी भी अपनी तरह मतलब कस्टमाइज करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना, क्योंकि मैंने कोई और सोल्यूशन लिखा है, आप किसी और तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं। सब किसी डिफरेंट वेज में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैम ने भी कहा कि आप ये इस कंडीशन में ये टर्न राइट वाला मैम ने कहा अभी डिस्कस किया हमारे साथ, ये हम उस वे से भी कर सकते हैं। तो ये सब हर वे में पॉसिबल है। ये आपको ये कोड का लॉजिक समझ आ गया? एक मिनट, सिर्फ मैं इसको अब ये 2x2 के वर्ल्ड में चला के देख लेते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। ये अब देखें 2x2 के वर्ल्ड में भी बिल्कुल ये ठीक परफेक्ट काम कर रहा है। 3x4 के वर्ल्ड में देखें, असल में जब हम इस पॉइंट के ऊपर आते हैं ना, यानी कि दोबारा फिल रो करके इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं, तब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे ऊपर रो एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तब हम उस नेक्स्ट रो के ऊपर मूव करेंगे। इसलिए उसको चेक करने के लिए हमने ये जब इनिशियल कंडीशन पे दोबारा आ गए और हमने ऊपर वाली साइड जो हमारा अप साइड पे फेस है, तो हम दोबारा चेक करेंगे इस फ्रंट इज क्लियर। इस फ्रंट इज क्लियर का मतलब है कि हम चेक कर रहे हैं, हम अपनी नेक्स्ट रो को चेक कर रहे हैं। तो अब किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे इस फर्स्ट पार्ट में? किसी का भी किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो कि अगर कोई पॉइंट क्लियर ना आ रही हो या यहाँ पे कोई फंक्शन ना क्लियर हुआ हो? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर जिस तरह से ये फंक्शंस दिए हुए हैं, वाइल फ्रंट इज क्लियर और जी डिफरेंट जो हमने फंक्शंस बनाए हैं, लाइक कैरल के सर ये यूजर डिफाइंड तो नहीं है ना? यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना? सॉरी सर, जी जी मतलब कि हमने ये जी जी मतलब हम कैरल को सिर्फ दो कमांड्स पता है, मूव और पुट बीपर और पिक बीपर, ये तीन कमांड्स पता है कैरल को। तो हमने इनको यूज करते हुए बाकी फंक्शन खुद बनाए हैं ना, यूजर डिफाइंड है ना, ये जो वाइल फ्रंट पे फिल रो, ये जो फंक्शंस हैं। नहीं 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 अच्छा, ये जो फंक्शन है ना, ये इसकी बिल्ट इन लाइब्रेरी में है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, फ्रॉम कैरल डॉट स्टैनफोर्ड कैरल डॉट इम्पोर्ट, लाइक अगर आपको थोड़ा आपको एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग का, तो आप देखते हैं कि हम कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस उसके साथ इंपोर्ट हो जाते हैं। तो ये सारे बिल्कुल इसके सर। बिल्ट इन फंक्शन है। फ्रंट इज क्लियर, बीपर प्रेजेंट, बीपर इन बैग, ये इसके सारे बिल्ट इन फंक्शन है। हमने तो ठीक है, सिर्फ ये अपने ठीक है लिए सर। यहाँ पे अब ये सिर्फ 4 फंक्शन क्रिएट किए हैं, ये भी सिर्फ अपनी आसानी के लिए। वरना हम ये वाला कोड डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि पहला था हमारा फिल रो, यानी कि हम एक पूरी रो के अंदर फिल कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो मूव बैक, जब हमने लास्ट फिल कर लिया तो मूव बैक टू इनिशियल पोजीशन, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और एक ये टर्न राइट का कि आपने राइट साइड पे टर्न करना है, और टर्न राइट के अंदर हमें 3 लेफ्ट इस्तेमाल करने पड़ते सर ठीक मीन्स है सर, हम बस वही दोनों ही कंफर्म यूज करना कर है। सकते। हैं। सॉरी, रिपीट करेंगे क्वेश्चन? मैं पूछ रही थी कि हम दोनों ही यूज कर सकते हैं, मतलब ये ऊपर वाला भी और अब जो फंक्शन लगा के हमने किया ये वाइल वाला भी, ये दोनों में से एक कोई भी हो सकता है? सॉरी, मुझे एक दफा दोबारा पूछेंगे क्वेश्चन? मैं पूछ रही हूँ कि ये जो आप हमने ऊपर फंक्शन बनाया आपने ऊपर हाँ हाँ दिया, जी जी अगर सपोज ये नहीं बनाते हैं तो नीचे वाला कोड रन हो जाएगा ना वैसे भी? हाँ। अच्छा, नीचे, हाँ बिल्कुल नीचे वाला कोड रन हो जाएगा। फिर हमें जो ये वाला कोड है ना, यानी कि यहाँ जब मैंने फिल रो लिखा है
तो ये फील्ड रो एक्चुअली यही करता है ना कि इसी लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो मुझे ये फील्ड रो की जगह पे अपना वही कोड लिखना पड़ेगा। तो एक रो को फिल करने के लिए मुझे एक वाइल लूप लगानी पड़ेगी जो एंड तक के जो पुट करे बीपर को, देन मूव करे, फिर पुट करे बीपर को, देन मूव करे। सर ये ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली है, लेकिन ये प्रॉपर सॉल्यूशन तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि वो एक बार फिर बैक आता है फिर जाता है फाइनल पोजीशन पे। अच्छा, एक मिनट। आप ये कह रही हैं कि यहाँ पे यहाँ पे बैक आता, ये लास्ट रो में बैक आता है दोबारा। जी सर। अच्छा, देखें। तो यहाँ पे अब जा रहा अब है इस तरह जाना चाहिए ना। सॉरी, थोड़ा ऊंचा, मुझे आपसे आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रही हूँ जिस तरह ये फर्स्ट रो चेक करता है इसी तरह लास्ट पे भी जाना चाहिए ना, वो पहले मूव बैक आता है फिर जाता है। अच्छा, उसके लिए असल में अब देखें, अब मुझे तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे 5 रोज हैं। अगर लेट्स सपोज के यहाँ पे छठी रो भी होती, एक 6 भी हमारे पास एक होता, छठी रो भी होती, तो मैंने उसको भी तो चेक करना है ना कि मेरे पास इसके ऊपर कोई रो सर एग्जिस्ट करती है या ये नहीं। आई थिंक हम इसको फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं। यस सर, अच्छा। ये ऐसे हो हाँ, सकता है। Like, सर मैंने ये हम जब मैंने सबमिशन किया था, मैं आपको भेजूँ, आप वो रन करके देखें। चलें बेहतर। अच्छा, वो आपने अच्छा, अगर मैं ये मेरे पास 3x4 का वर्ल्ड है, तो मैं इसमें मतलब अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो वो सिर्फ आप एक सिनेरियो में कंट्रोल कर सकते हैं, 5x5 में, या टू, एक सिनेरियो में आप हम कंट्रोल कर सकते हैं ना कि मैं एक दफा इस तरह का कोई सिचुएशन क्रिएट कर नहीं लूं सर, कि जो सभी सिर्फ। में हो रहा है। अच्छा, हो सकता होगा इसमें, यकीनन हो सकती है सर वो भी प्रॉब्लम कोड देख सॉल्विंग है। लेते हैं। सर वो चलें वो कोड भी, भी, हाँ वो भी देख लेते हैं। चले वो भी देख ले। असल में ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम ये डिस्कस कर लेते हैं, तो लास्ट टाइम वो कोड भी आपका देख लेंगे, उसको भी रिव्यू कर लेंगे। आप जी सर फर्दर यहाँ पे जरूर। चैट में, आप यहाँ फर्दर चैट में यहाँ पे पेस्ट कर दें वो कोड, ओके सर। वो उसको देख सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना, आप डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। अब हर शख्स सर तो मैंने क्या एक किया तरह से। था कि जी जी। सर मैंने इसको फर्स्ट टाइम मूव करवाया था फिर बैक करवाया था, और जहाँ पर ये स्पेस फ्री है ना, यहाँ पर मैंने इसका देखा था कि फ्रंट क्लियर है, फिर मैंने इसको मूव करवाया था, फिर मैंने देखा था कि ऊपर भी फ्रंट क्लियर है, तो फिर मैंने इसको मूव अच्छा फॉरवर्ड करवाया और बैकवर्ड करवाया। फिर जब यहाँ पर आएगा ना टॉप पे, तो इसका मूव जो फ्रंट है वो क्लियर नहीं है, तो फिर मैंने जस्ट हाँ। उसको मूव फॉरवर्ड करवा दिया था। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल बिल्कुल मुझे क्लियर हो गया। अच्छा, आप हर इस पोजीशन, मतलब फर्स्ट इस यस पोजीशन सर, के ऊपर ये चेक मैंने करती हैं, देखा। फिर इसके फ्रंट वाला भी, ऊपर वाला भी फोरी तभी चेक कर लेती हैं कि इसका फ्रंट क्लियर है, यानी कि इसका अप साइड क्लियर है या नहीं है। ऐसे ही जी कह रही है अगर ना? ब्लॉक होगा तो जी अगर ब्लॉक होगा तो वो सिर्फ मूव फॉरवर्ड करेगा, हाँ बैक नहीं आएगा। हाँ, अच्छा अच्छा, बिल्कुल। अच्छा हाँ, तो ये बिल्कुल हाँ, ऐसे भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप अगर फ्रंट आपका, तो उसमें भी तो एक दफा हम अप साइड चेक करते हैं ना 10 लेफ्ट करके। हाँ, वो भी पॉसिबल है। दोनों पॉसिबल सोल्यूशन। अच्छा नहीं, ये कोई इस तरह का एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जैसे वो हम कोडिंग के अंदर पढ़ते हैं, या ये ग्राफ से सॉल्व हो रहा है, या कोई ट्री का प्रॉब्लम है, या ये कोई 2 पॉइंटर का प्रॉब्लम है? ये बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग उन्होंने क्वेश्चन दिया है, वो सिर्फ हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को चेक करना चाहते हैं। वो भी मैम पॉसिबल है बिल्कुल। आप एक कोडिंग क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से कर सकती हैं। मैम फिजा आप अवेलेबल है यहाँ पे? मैम फिजा अवेलेबल है यहाँ पे? जी मैं अवेलेबल हूँ। आपको मेरी आवाज़ अच्छा आ रही है? अच्छा, जी जी आ गई है। अच्छा, ये मैं आप स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैम बाकी क्वेश्चन ये आप डिस्कस करने फिर सेकंड और थर्ड पार्ट। सही। थैंक यू सो मच। और जो सेशंस कंडक्ट करना होता है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, क्योंकि उसमें पूरी लॉजिक बिल्डिंग और सब कुछ कवर हो रहा होता है। फिर उसके बाद जो सेकंड पोर्शन आता है वो कंसोल प्रोग्रामिंग का होता है।
तो ये जो यहाँ सेकंड प्रॉब्लम है ये कंसोल प्रोग्रामिंग के हवाले से है, जिसमें इनपुट आउटपुट लेना, इनपुट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना, उसको डिस्प्ले करना, ये सारी चीज़ें कवर हो रही होती हैं। अ, तो हम ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम का नाम है डबल इट। और इसका मतलब इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने बताया वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स अ यूजर टू एंटर अ नंबर, योर प्रोग्राम विल देन डबल द नंबर एंड प्रिंट आउट द रिजल्ट। इट विल रिपीट दैट प्रोसेस until the value is 100 or greater। तो आप प्रोग्राम और ऐसा करता रहेगा जब तक वो मैम जो आपकी डबल आवाज नहीं आ रही अब आ रही है। है। यस मैम। आपको मेरी आवाज़ अब आ रही है? यस मैम, आप जी क्लियर है। मैम आ रही है। अच्छा। तो मसलन अगर आप इनपुट लेते हैं और यूज़र 2 एंटर करता है, तो पहले वो उसका डबल प्रिंट करेगा, फिर डबल दोबारा से 4 का डबल 8 प्रिंट करेगा, 8 का डबल 16 प्रिंट करेगा, 16 का डबल 32 एंड सो ऑन, जब तक डबल वैल्यू 100 से ग्रेटर नहीं हो जाती, और फिर उस पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा। तो ये सवाल समझ में आ रहे हैं? और जी कोई मैम। अपने वर्ड्स में अगर इसको बताना चाहे तो। जी मैम। तो आप में से कोई अगर बताए कि ये एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं हमसे। जी मैम ये कह रहा है कि एक इनपुट लेनी है हमने यूजर से, एक नंबर जस्ट ना। हम्म। तो उसको अ, जब तक वो यानी हमने उसको डबल करते रहना है जब तक वो 100 से कम है, यानी 99 तक हमने ना उसको डबल करते रहना है हर आइट्रेशन पे। हम्म। जी बिल्कुल बिल्कुल। नंबर इनपुट लेना है और उसको डबल करते रहना है, और जब भी वो डबल 100 से ज़्यादा हो जाता है तो हम फिर प्रिंट करना रोक देंगे। तो किसी को इस हवाले से कोई भी कंफ्यूजन क्वेश्चन? नो मैम, क्लियर है। अच्छा। इनका जो कोड इन प्लेस वालों का जो ये एडिटर है, इसमें यहाँ ये डॉक्स का एक टैब भी होता है। वो फंक्शंस जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़फुल होते हैं वो सब यहाँ लिखे हुए होते हैं। तो इसमें तो हम बेसिकली प्रिंट कमांड यूज़ कर रहे होंगे और इनपुट की कमांड यूज़ कर रहे होंगे, और हो सकता है हम कोई लूप्स वगैरह भी यूज़ करें, तो वो सब यहाँ से देखे जा सकते हैं। तो ये डॉग्स भी यहाँ मौजूद होते हैं। अगर अब हम लोग को प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि हमें नंबर लेना है यूज़र से, उसको डबल करते रहना है जब तक वो 100 से बड़ा नहीं हो जाता, और फिर हमें रुक जाना है। तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या अप्रोच होगी? मैम सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे और उसमें इनपुट करा लेंगे यूजर से कि इंटर अ नंबर, हम्म। और उसको नेक्स्ट लाइन पे हम कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में। ठीक है। सही। और उसी नंबर में स्टोर करा देंगे उसी वेरिएबल में। और उसके बाद हम एक लगाएंगे, वाइल लूप लगा सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं कि जब तक वो नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू 100, अगर हमने 100 तक करना है तो इक्वल आ जाएगा, अदरवाइज लेस देन 100 होगा। और हम्म। उसके अंदर हम उस वेरिएबल को मल्टीप्लाई कराएंगे उसी वेरिएबल से, और उसको फिर वापस उसी वेरिएबल को असाइन कर देंगे। ठीक है। सही। और एट द एंड हम लूप के बाहर उसको प्रिंट करा देंगे कि आपका जो लास्ट डिजिट है, या अगर हमने साथ साथ हर हर आइट्रेशन प्रिंट करानी है तो हम लूप के अंदर ही प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज हम लूप के बाहर प्रिंट कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अ, बिल्कुल, और कोई सजेस्ट करना चाहेगा कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अच्छा, इसमें इन्होंने बिल्कुल मैम ठीक बताया है, लेकिन इसमें ना एक छोटी सी इन्होंने मिस्टेक बताई है कि उसी नंबर से हम्म। मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने इसको ट्वाइस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपके पास करंट वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई होके अब उसी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि हम हर बारी पे उसको डबल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी जी। अभी मैम कोई इसको पूछ इस रहे तरह हैं? से जी मैम इसको इस तरह से भी तो कर सकते हैं, फॉर लूप लगा के। तो जहाँ पे हम इंक्रीमेंट करते हैं वहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड देन प्रिंट करवा दें, इफ एल्स की स्टेटमेंट लगा के। तो आप ये कह रही हैं कि हम लोग फॉर लूप लगाएं और फॉर लूप का स्टेप 2 रख दें, लाइक टाइम्स 2।
यस मैम, ऐसे ही कह रही हूँ मैं। जी बिल्कुल, ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे डिफरेंट तरीके हैं करने के, लेकिन सबसे पहले हम लोग लाइक सिंपल से ट्राई करते हैं। तो जो सबसे नेचुरल तरीका है इसको सोचने का कि करते जाना है हमें प्रिंट और डबल जब तक एक कंडीशन मीट नहीं हो जाती। तो ये सबसे ज़्यादा इजी तरीके से वाइल लूप के ज़रिए सोचा जा सकता है। तो अगर हम बिल्कुल जैसे आप सब लोगों ने बताया उस तरीके से करते हैं, तो अभी आपने जब बताया था तो आपने बोला था हमें उसको इंटेजर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी जो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो उसकी क्या ज़रूरत है? तो हमने यहाँ ये उन्होंने कोड हमें पहले से लिख के दिया हुआ है। तो उधर उन्होंने सबसे पहले तो इनपुट लिया और इनपुट को बाद में इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी क्यों ज़रूरत थी? किसी को कोई आइडिया है? यस मैम। जी ताकि फ्लोट वैल्यूज ना आ सकें, या मतलब क्योंकि किस तरह। नहीं, आप सही नहीं बता रही, क्योंकि ना जो हमारे पास प्रिंट या इनपुट का फंक्शन है वो हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में वैल्यूज रिटर्न करता है या गेट करता है। तो स्ट्रिंग बिल्कुल पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, लाइक प्लस माइनस डिवीजन अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इनपुट का जो फंक्शन है वो हमेशा जो भी कंसोल से कैप्चर करता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। तो उस स्ट्रिंग को हमें अपने हिसाब से जो हमें अंदाजा है कि हमारे पास क्या इनपुट आ रहा है उस हिसाब से हमें उसको थोड़ा सा उसको उसकी टाइप चेंज करनी पड़ती है या उसको पार्स करना पड़ता है ताकि हमें अपनी वैल्यू मिल जाए। इस केस में हमें सिर्फ उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। बट जैसा आप पहले कह रही थी कि शायद हो सकता है वो फ्लोट भी डाल दें कोई, तो उस केस में भी हमें कन्वर्ट करना पड़े। तो हम पहले स्ट्रिंग रीड करेंगे और फिर उसको बाद में अपनी मर्जी के जिस टाइप की हमें डेटा चाहिए उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ तो इनपुट आ गया है हमारे पास। हम नंबर, तो मैं यहाँ 5 डालती हूँ। तो 5 प्रिंट हो गया, सही है। तो अब हम लॉजिक लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये कह रहे थे कि मुझे वाइल लूप यूज करना चाहिए, तो मेरी वाइल लूप की कंडीशन क्या होगी? while current value less than 100. लेस देन 100 या लेस देन? इस सेंटेंस को अगर हम लोग इक्वालिटी के साइन में इक्वल्स टू, कन्वर्ट करें। यस, इक्वल्स टू और लेस देन 100, नहीं, जी, less than 100. या और ये हमें इसलिए करने की जरूरत पड़ी क्योंकि वो कह रहे हैं 100 भी हो सकती है, 100 से बड़ी भी हो सकती है। इट विल रिपीट दैट प्रोसेस अंटिल द वैल्यू इज 100 और ग्रेटर। सही। अ, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? करंट वैल्यू इज इक्वल टू करंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड साथ ही उसी के नीचे तब प्रिंट मल्टीप्लाइड बाय 2 और उससे निचली लाइन पे प्रिंट और करंट वैल्यू। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने सबसे पहले एक कंडीशन लगाई जिसमें हमने चेक किया कि जब तक वो 100 नहीं हो जाती है, 100 से जब तक वो 100 से कम है वैल्यू को डबल करें और डबल करने के बाद उसको प्रिंट करें। तो ये पार्ट जो है ये वैल्यू को डबल कर रहा है और उसी को असाइन कर रहा है ताकि अगली बारी में वो नई वैल्यू फिर से डबल हो जाए और फिर अगली जो वैल्यू आए वो डबल हो जाए एंड सो ऑन। अगर हम इसको किसी और वेरिएबल में असाइन कर देते तो हम उसी वैल्यू के ऊपर रिपीटेड डबलिंग नहीं कर पाते। तो इसलिए हम उसको सेम वैल्यू के अंदर स्टोर कर दें। अब हम इसको रन करके देखते हैं। इन्हीं का इनपुट डाल के देखते हैं। तो यहाँ उन्होंने 2 सजेस्ट किया है। ओके, तो ये तो हो गया। अब इसके सबसे पहले इस पूरे अब तक जो हमने डिस्कस किया इसके हवाले से किसी के पास कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन कुछ भी? मैम क्लियर है। अच्छा, पाइथन में यही चीज एक और तरीके से लिखी जा सकती है। अ, वो ये होता है करंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 2। इसका मतलब ये होता है कि जो ये वैल्यू है उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन का ये वाला ऑपरेशन करके उस वैल्यू को ओवरराइड कर दें। तो शायद आप लोगों ने ये पहले से देखा हो, बट अगर नहीं भी देखा हो तो ये उसका थोड़ा सा कंसाइज वे में लिखने का तरीका है इसी चीज़ को।
एंड ये सिर्फ पाइथन में नहीं होता, ये सी प्लस प्लस, सी, जावा, सब लैंग्वेजेस में, तकरीबन आधी से ज़्यादा लैंग्वेजेस में हो रहा होता है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं एंड द रिजल्ट शुड बी द सेम। है। अ, तो ये था पहला क्वेश्चन। अभी कुछ भी किसी को अनक्लियर हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है डिबगिंग के ऊपर। अ, अब डिबगिंग वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि जब आप लोग अपने लाइव लेक्चर्स और सेशंस कर रहे होंगे स्टूडेंट्स के साथ, तो बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें आपको उनके साथ मिलकर डिबगिंग करनी पड़ेगी अपने ही कोड की, और बहुत दफ़ा उनके कोड की डिबगिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अपने पहले से कुछ चीज़ें लेके आए हों जिन जिन जो उन्हें समझ में ना आनी हो सकता है वो साथ साथ में वो लोग भी कोड कर रहे हो आपके साथ साथ, तो वो किसी प्रॉब्लम में आ जाए तो करवानी पड़ती है। और डिबगिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि उससे दूसरे वाले को वो सेल्फ कॉन्शियस ना हो जाए, बल्कि वो इनकरेज हो कि वो सही सोल्यूशन कर सके। तो इसमें भी आई थिंक इनके ये वाली प्रॉब्लम का मकसद यही है कि हमें उस तरीके से डिबगिंग में हेल्प करवाने पे वो कर सकें, उसमें डायरेक्शन दे सकें। तो Carol debugging. Identify the problems in the code below and write 3 sentences of advice to the student who wrote this code. Rather than point out the bugs, consider how to guide the student towards diagnosing and correcting the problems on their own. अच्छा, तो करना यह है कि इन्होंने हमें एक कोड दिया हुआ है, हमें लिखना है, हमें उस कोड और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद अ, हमें बस उसके लिए स्टूडेंट के लिए एडवाइस रखनी है कि वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, और सिर्फ पॉइंट आउट नहीं करना कि प्रॉब्लम ये है, बट उसको सॉल्व करने में भी थोड़ी सी हिंट देनी है। तो पहली वाली हम लोग देखते हैं, समझ में आ गया? अच्छा, तो assumes assume that Carol starts in the bottom of a world filled with beepers. Pick up all the beepers in the first 2 rows. तो ये पार्ट है जो अभी आना होना जो कोड दिया हुआ है वो ये काम कर रहा है कि कैरल जो है वो एक वर्ल्ड में मौजूद है, वो किसी भी टाइप की वर्ल्ड हो सकती है, किसी भी साइज, ग्रिड का साइज कुछ भी हो सकता है, और उसमें कैरल मूव करके पहली 2 रोज के बीपर सारे कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या कोड सही वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो अ, सबसे पहले तो ये इन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है पिक अप ऑल बीपर्स। तो वो पहले पिक करता है एक रो से, फिर चेंज रो करता है, रो स्वैप लाइक रो स्विच करता है, और फिर दूसरी रो पिक करता है। तो सो फार दिस दिस फंक्शन डज इट मेक सेंस? ये सही लग रहा है आप लोगों को अगर हम टॉप डाउन तरीके से देखें इसको? या इस पहले वाले पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन है तो? मैम ये ना वो एक रो में जाता है, फिर वो कंप्लीट करने के बाद वो रो को चेंज करता है, फिर अगली मतलब नेक्स्ट रो में जाने के लिए यही है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर ये हम लोग बिल्कुल जैसे जैसे आप मेन फंक्शन से फिर उसके बाद सब फंक्शंस में जाते हैं, उस तरीके ये किसी ने कोड लिख के दिया हुआ है, तो उसको कोड को करना यह है कि कैरल है और मैंने इस टाइप का है कैरल, एक वर्ल्ड है जो पूरा है, और पहली 2 रोज के बीपर्स को पिक कर लेना है। तो उनका जो कोड का ओवरव्यू है वो इस तरीके से है कि सबसे पहले पहली रो पिक होगी, फिर उसके बाद चेंज होगी, फिर उसके बाद दूसरी रो पिक होगी। तो सो फार ये जनरल आइडिया तो सही लग रहा है। अब हम इनके इंडिविजुअल फंक्शन में जाते हैं। तो सबसे पहले वो पिक रो करते हैं, तो हम देखते हैं कि पिक रो कैसे वर्क कर रहा है। तो पिक रो में सबसे पहले वो चेक करते हैं कि क्या फ्रंट क्लियर है। अगर फ्रंट क्लियर है तो बी पर पिक करें और एक स्टेप आगे बढ़ जाएं। तो मैं यहाँ इस पॉइंट पे मैं चेक करूंगी फ्रंट क्लियर है, अगर क्लियर है तो बी पर पिक करूं और यहाँ से यहाँ जंप कर जाऊं, फिर आगे चेक करूंगी फ्रंट क्लियर है, बी पर पिक करूं, आगे बढ़ जाऊं, एंड सो ऑन अंटिल मैं एंड तक नहीं पहुंच पाती। इस पार्ट में इस रो को पिक करने में कोई इशू नजर आ रहा है अभी तक?
या कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके ओके, सही। तो ये तो सही लग रहा है। अब देखते हैं जहाँ वो चेंज करता है रो को। तो चेंज करने में, रो के चेंज करने में क्या हो रहा है? सबसे पहले तो वो लेफ्ट टर्न कर रहा है। अच्छा, तो अगर ये लेफ्ट टर्न कर रहा है तो इसको अब कैसे फेस करना चाहिए? कैरियर के जो अम, अब हम अज्यूम करते हैं कि कैरिल इस पॉइंट पे आ गया है और टर्न लेफ्ट पे कैरियर को यूं फेस करना चाहिए। फेस अपसाइड हो जाएगा। ऐसे ही होना चाहिए। जी। जी मैम। यस मैम, सही ऐसे है, ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो सही है, ऐसे ही होना चाहिए। अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है? उनका नेक्स्ट स्टेप है मूव। तो अब कैरियर जो है वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। सही है, ये भी सही लग रहा है। बट बट एक मैम यहाँ पे स्टेप जी। यहाँ पे पहुंच नहीं ना सकता आगे, तो वो मतलब उसको तो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इस ये तो मैंने बस एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाई हुई है। आप इसकी वॉल्स को हटा दें। उन्होंने वॉल्स वगैरह का कुछ नहीं कहा। लाइक ओके ये वाली वर्ल्ड नहीं है। बस एक ओके नॉर्मल ग्रिड है जिसमें कोई इट्स सब एरिया अवेलेबल टू मूव है। ये तो ओके मैंने फाइन। पहली वाली प्रॉब्लम का आपके इजी विजुअलाइजेशन के लिए कॉपी कर लिया था। बट आगे अज्यूमिंग कि आगे रास्ता है, तो कैरल ने लेफ्ट टर्न किया, उसका मुंह अब इस तरफ हो गया और वो एक स्टेप आगे बढ़ गया। अब वो इधर आ गया है। अब अगर आप अगर आप सोचें कि अगर आप यू टर्न ले रहे हैं तो आपको एक पूरा एक और टर्न लेना पड़ेगा। एम आई राइट? लाइक जी मैम, जी तभी बिल्कुल, इसका क्योंकि फेस जो है ना लेफ्ट साइड पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल अभी ये ऐसे फेस कर रहा है। अब अगर मुझे ये वाली रो पिक करनी है, इसके बीपर्स पिक करना है, तो मुझे इसको कैरल को इस डायरेक्शन में एक दफा मूव करवाना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या उन्होंने ये काम किया है या नहीं किया। तो लेफ्ट टर्न हो गया। कैरल यहाँ से राइट मूव, पहले इधर मूव करा हुआ था, पहले इधर जा रहा था वो, उसने ऊपर मूव कर लिया। अब उसके बाद वो एक स्टेप ऊपर आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। और फिर उसके बाद अब वो अगली रो पिक करना शुरू हो गया, क्योंकि चेंज रोज के बाद अब कौन सा फंक्शन कॉल हो गया? पिक रोज का। तो अब अगर ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता है मुड़ने से पहले, एक स्टेप मुड़ने से पहले, तो वो क्या करेगा? वो वर्टिकल फिर सामने ऊपर वाली चला जाएगा। पूरी वर्टिकल चलना शुरू कॉलम कर उठा देगा। लेगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो अब अगर ऐसा हो जाता है तो कैरल जो गलती करेगा वही होगा कि वो ये पूरी चीज को पिक कर लेगा, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा टास्क ये है कि हमें रो पिक करनी है, कॉलम नहीं। तो इस केस में अब हमें इशू आइडेंटिफाई हो गया है कि इशू ये है कि कैरल, इस कोड में एक बग है और वो बग ये है कि हमें एक दफा टर्न लेफ्ट और करना था। इस पॉइंट पे जब मूव करते हैं हम, उसके बाद एक टर्न लेफ्ट और होना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अब मैं यहाँ जवाब में लिख सकती हूँ कि द बग इन दिस कोड इज दैट इट लैक्स अ टर्न लेफ्ट बिफोर स्विचिंग द रो। बट अगर मैं ये लिखती हूँ तो ये बहुत एक प्लेन सी स्टेटमेंट है जिससे कोई तरीका समझ में नहीं आया कि इसको फिक्स कैसे किया जाए। लाइक ये एक ऑब्जेक्टिव सी स्टेटमेंट है जिसमें मैंने मसला बता दिया, बट इससे कोई स्टूडेंट को इंकरेजमेंट नहीं मिल रही कि वो उसको कैसे सॉल्व करे। ये सबके बात समझ में आ रही है? यस मैम। बिल्कुल। तो जब जब आप इसका जवाब लिखेंगे कि इसमें मसला क्या है, तो आपको उसको इस अंदाज में लिखना है कि स्टूडेंट को ये बात समझ में, या जब आप इन पर्सन भी ये बात बताने होंगे तो इस तरीके से बतानी है कि उनको समझ में आए कि मसला ये है और उसको साथ साथ में सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। सॉल्व करने का तरीका बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस डायरेक्शन में हेल्प करने की ज़रूर इम्पोर्टेंट होगा बहुत। तो अगर